स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। यह पाठ्यक्रम कोड 451 का है। यह मॉडल पेपर 14 है। यदि आप मॉडल पेपर 13, मॉडल पेपर 12, मॉडल पेपर 11, मॉडल पेपर 10 और उसके पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप को डैश नामक यंत्र से मापा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। रक्त को स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश तथा डैश दो प्रकार के आहारीय परिवर्तनों से उच्च रक्तचाप से बचा जा सकता है। डैश तथा डैश दो प्रकार के आहारीय परिवर्तनों से उच्च रक्तचाप से बचा जा सकता है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है आपको तो जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। आंसर है हमारा, नमक के सेवन को कम करना और वसा का कम करना। मतलब देखिए, नमक के सेवन को कम करना तथा वसा का कम सेवन, ये दो प्रकार के आहारीय परिवर्तनों से उच्च रक्तचाप से बचा जा सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर नमक के सेवन को कम करना, वसा का कम सेवन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। डैश औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मतलब कौन से औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। यदि अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। रोगाणुनाशी औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। कौन से औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर रोगाणुनाशी औषधि हो जाएगा। रोगाणुनाशी औषधि का प्रयोग त्वचा पर नहीं किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। डैश औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। क्रीसोल औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। क्रीसोल औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। मतलब क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा था ना आपसे कि कौन से औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। तो आपका क्रीसोल औषधि राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्रीसोल औषधि हैजा रोगियों के मल पर डालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 पाउंड के दबाव पर डैश मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 15 पाउंड के दबाव पर डैश मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 15 पाउंड के दबाव पर कितने मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। 15 पाउंड के दबाव पर 45 मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 15 पाउंड के दबाव पर कितने मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। 45 मिनट। 15 पाउंड के दबाव पर 45 मिनट तक स्टरलाइजेशन से अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पताल के अधिकांश उपकरण डैश विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं। अस्पताल के अधिकांश उपकरण डैश विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अस्पताल के अधिकांश उपकरण
ऑटोक्लेव विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं। अस्पताल के अधिकांश उपकरण किस विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑटोक्लेव सही हो जाएगा। ऑटोक्लेव विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं। अस्पताल के अधिकांश उपकरण ऑटोक्लेव विधि से स्टेरलाइज किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। मतलब जितने भी आगे के प्रश्न हमारे आएंगे वे उनके सामने आपको सही अथवा गलत का लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निमुसलाइड 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देना चाहिए। निमुसलाइड 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देना चाहिए। जल्दी से अपने आंसर को बताइए कि यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। निमुसलाइड 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ। निमुसलाइड 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह सही लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औषधि प्रतिक्रिया के समय वयस्क को 25 मिलीग्राम की एविल की गोली तुरंत खिला देनी चाहिए। औषधि प्रतिक्रिया के समय वयस्क को 25 मिलीग्राम की एविल की गोली तुरंत खिला देनी चाहिए। मतलब यह आपसे पूछ रहा है कि औषधि प्रतिक्रिया के समय में पर वयस्क को 25 मिलीग्राम की एविल की गोली तुरंत खिला देनी चाहिए। यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आपको बतलाना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए आंसर को हम देख लेते हैं। औषधि प्रतिक्रिया के समय वयस्क को 25 मिलीग्राम की एविल की गोली तुरंत खिला देनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेक्सोना का इंजेक्शन बिना चिकित्सक के परामर्श के दिया जा सकता है। डेक्सोना का इंजेक्शन बिना चिकित्सक के परामर्श के दिया जा सकता है। आपको बताना है कि डेक्सोना का इंजेक्शन बिना चिकित्सक के परामर्श के दिया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं हम लोग। डेक्सोना का इंजेक्शन बिना चिकित्सक के परामर्श के दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। डेक्सोना का इंजेक्शन बिना चिकित्सक के परामर्श के दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिड का सेवन किए हुए मरीज को पानी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। एसिड का सेवन किए हुए मरीज को पानी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। मतलब यह पूछ रहा है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। एसिड का सेवन किए हुए मरीज को पानी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं हम लोग। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एसिड का सेवन किए हुए मरीज को पानी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह सही लिखा हुआ है। एसिड का सेवन किए हुए मरीज को पानी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क में धमनी के फटने से लकवा हो सकता है। मस्तिष्क में धमनी के फटने से लकवा हो सकता है। आपको बतलाना है कि मस्तिष्क में धमनी के फटने से लकवा हो सकता है। जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। तो चलिए आंसर को हम देख लेते हैं। मस्तिष्क में धमनी के फटने से लकवा हो सकता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मस्तिष्क में धमनी के फटने से लकवा हो सकता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो माँ को डैश के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो माँ को डैश के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो माँ को मतलब किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके लिए माँ को प्रोत्साहित करना चाहिए? जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो माँ को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा हो तो माँ को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैजा कब फैलता है? हैजा कब फैलता है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैजा कब फैलता है? जल्दी से अपने आंसर को बतलाइए, हैजा कब फैलता है? चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग। यह बारिश के मौसम में अधिक फैलता है। हैजा कब फैलता है? यह बारिश के मौसम में अधिक फैलता है। हैजा जो है वह बारिश के मौसम में अधिक फैलता है, इसलिए आपका राइट आंसर बारिश के मौसम में हो जाएगा। बारिश के मौसम में हैजा अधिक फैलता है। यह बारिश के मौसम में अधिक फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैजा के कारण
हैजा के कारण का वर्णन करें। हैजा के कारण के बारे में, मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैजा के कारण के बारे में वर्णन करें, हैजा के कारण का वर्णन करें। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, वर्णन करते हैं हम लोग। इसका मूल कारण देख लेते हैं हम लोग। इसका मूल कारण कॉलरा विब्रियो नाम का बैक्टीरिया है, जो प्रदूषित जल या भोजन के रास्ते हमारी आंत तक पहुंचकर अपना विकास करता है। क्वेश्चन पूछ रहा था हैजा के कारण का वर्णन करें, तो इसका हम पॉइंट वाइज लाए हैं, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इसका मूल कारण कॉलरा विब्रियो नाम का बैक्टीरिया है, जो प्रदूषित जल या भोजन के रास्ते हमारी आंत तक पहुंचकर अपना विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बरसाती मक्खियाँ गंदे सड़े गले पदार्थों से एवं कटे हुए फलों के संपर्क से यह तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बरसाती मक्खियाँ गंदे सड़े गले पदार्थों से एवं कटे हुए फलों के संपर्क से यह तेज़ी से फैलता है। अगला पॉइंट है हमारा, निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले अशिक्षित लोग इसके अक्सर शिकार होते हैं। निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले अशिक्षित लोग इसके अक्सर शिकार होते हैं। बारिश के मौसम में यह अधिक फैलता है। बारिश के मौसम में यह अधिक फैलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा था हैजा के कारण का वर्णन करें, तो इसका मूल कारण कॉलरा विब्रियो नाम का बैक्टीरिया है, जो प्रदूषित जल या भोजन के रास्ते हमारी आंत तक पहुंचकर अपना विकास करता है। बरसाती मक्खियाँ गंदे सड़े गले पदार्थ एवं कटे हुए फलों के संपर्क से यह तेज़ी से फैलता है। निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले अशिक्षित लोग इसके अक्सर शिकार होते हैं। बारिश के मौसम में यह अधिक फैलता है। कॉलरा के बारे में लगभग 50 से 80 शब्दों में वर्णन करें। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह हमारा, कॉलरा के बारे में लगभग 50 से 80 शब्दों में वर्णन करें। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यह बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलता है। कॉलरा भी बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलता है। मक्खियाँ इसकी प्रमुख वाहक है। कटे हुए खुले में बिकते फल, गन्ना और फल का पहले से तैयार जूस इसके फैलने में सहायक है। कटे हुए खुले में बिकते फल, गन्ना और फल का पहले से तैयार जूस इसके फैलने में सहायक है। खुले में शौच गंदे कूड़े के ढेर में यह तेज़ी से पनपता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन पूछ रहा था कॉलरा के बारे में लगभग 50 से 80 शब्दों में वर्णन करें। कॉलरा के बारे में लगभग 50 से 80 शब्दों में वर्णन करें। तो यह बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलता है। मक्खियाँ इसकी प्रमुख वाहक है। कटे हुए खुले में बिकते फल, गन्ना और फल का पहले से तैयार जूस इसके फैलने में सहायक है। खुले में शौच गंदे कूड़े के ढेर में यह तेज़ी से पनपता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।